नमस्कार। आज बात करेंगे उस 15 साल लंबे सफर की। एक ऐसा सफर जिसने मोहनदास गांधी को महात्मा बना दिया। एक ऐसा नेता जिसने पूरे देश को एक नई राह दिखाई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या बात थी। कैसे बस एक अकेला इंसान एक पूरे के पूरे देश को दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के सामने खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकता है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी जोरदार दहाड़ से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक यात्रा से, सुनने की, समझने की यात्रा से। कोई भी एक्शन लेने से पहले उन्होंने फैसला किया कि वो पहले पूरे देश को समझेंगे। तो गांधी का ये सफर एक विद्यार्थी के तौर पर शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कि 1915 से 1916 के बीच उन्होंने भारत को कैसे देखा, कैसे समझा। तो तारीख थी 9 जनवरी 1915। गांधी भारत वापस लौटे और क्या जोरदार स्वागत हुआ उनका। सरोजिनी नायडू ने तो ऐलान तक कर दिया कि भारत को उसका महात्मा मिल गया। लेकिन गांधी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मैं महात्मा नहीं हूं, मैं तो भारत का एक विद्यार्थी हूं। सोचिए, इसी एक बात से उनकी पूरी सोच पता चलती है। उनके लिए सच्चा लीडर बनने से पहले देश को गहराई से समझना सबसे जरूरी था। और समझने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने तीसरे दर्जे के ट्रेन के डिब्बों में बैठकर पूरे भारत की यात्रा की। और उन्होंने देखा क्या? बेहिसाब गरीबी, कमर तोड़ देने वाले जमीन के टैक्स, जालिम जमींदार, हर तरफ फैलता शराब का नशा और छुआछूत की वो कड़वी सच्चाई। ये वो भारत बिल्कुल नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनका पहला बड़ा कदम आप जानते हैं? कोई राजनीतिक विरोध नहीं था, नहीं। 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता, शिक्षा और सत्याग्रह का एक सेंटर बन गया। आने वाले आंदोलन का, कह सकते हैं, धड़कता हुआ दिल। और अब आते हैं उस पहली बड़ी परीक्षा पर, जहां गांधी के तरीकों को भारत में पहली बार आजमाया जाना था। ये कहानी है 1917 के चंपारण सत्याग्रह की। और यहाँ उनकी जो रणनीति थी ना, कमाल की थी। देखिए, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या किया। पहला कदम, फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करो। उन्होंने 8,000 से ज्यादा किसानों के बयान लिए, सोचिए। दूसरा कदम, गलत आदेश को मानने से इनकार कर दो। जब अंग्रेजों ने कहा कि यहां से चले जाओ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तीसरा कदम, लोगों को साथ लाओ। सैकड़ों हजारों किसान अदालत के बाहर जमा हो गए। और नतीजा? जाहिर है, जीत। वो जो दमनकारी तिनकटिया सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया गया। चंपारण की इस जीत के बाद तो जैसे आंदोलन को पंख लग गए। अब जो छोटी छोटी स्थानीय जीतें थीं, वो एक राष्ट्रव्यापी टकराव की नींव रख रही थीं। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। 1918 में खेड़ा में किसानों का टैक्स विद्रोह सफल रहा। फिर अहमदाबाद में देश की पहली बड़ी मजदूर हड़ताल जीती गई। लेकिन फिर आया 1919, जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून पास किया। और इसी की वजह से जो माहौल बना, उसका अंत हुआ जलियांवाला बाग के नरसंहार में। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग, अमृतसर। ये सिर्फ एक तारीख और एक जगह का नाम नहीं है, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत गहरा जख्म है। जनरल डायर के एक हुक्म पर एक शांति से विरोध कर रही भीड़ पर गोलियां चला दी गईं। हजारों निहत्थे लोग मारे गए। इस एक घटना ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। गांधी के शब्दों ने उस वक्त की भावना को बिल्कुल साफ कर दिया। अंग्रेजों पर से हमारा भरोसा अब मर चुका है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां से वापसी का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। इस घटना के बाद आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। अब शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, जो अंग्रेजों के लिए पहली राष्ट्रव्यापी चुनौती थी। और इसी आंदोलन ने एक बड़े संकट को भी जन्म दिया। असहयोग आंदोलन का असर जबरदस्त था, खासकर आर्थिक रूप से। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने की जो अपील हुई, उससे विदेशी कपड़ों की बिक्री 100 करोड़ से गिरकर सिर्फ 1 करोड़ पर आ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कितना बड़ा आर्थिक झटका था। लेकिन फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस एक घटना ने गांधी के मूल सिद्धांतों को सबसे बड़ी कसौटी पर खड़ा कर दिया। और इस पर गांधी का जो जवाब आया,
उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो हिंसा की नींव पर खड़ी हो। और बस इसी एक बात पर उन्होंने पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। सोचिए, उनके इस फैसले ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। कांग्रेस के अंदर भी बड़े बड़े नेता उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन गांधी वो अपने अहिंसा की बात पर बिल्कुल अडिग रहे। और नतीजा ये हुआ कि गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें 6 साल जेल की सजा हो गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे आंदोलन की सारी रफ्तार ही खत्म हो गई है। जेल से रिहा होने के बाद का जो दौर था, वो फिर से चीजों को बनाने का था, पुनर्निर्माण का। और अब मांग सिर्फ सुधारों की नहीं थी, अब मांग होने वाली थी पूरी आजादी की। 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन में एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ, पूर्ण स्वराज। इसका मतलब अब सिर्फ अंग्रेजों के राज में डोमिनियन स्टेटस नहीं था, नहीं, इसका मतलब था पूरी तरह से आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब लक्ष्य बिल्कुल साफ था। और इसी साफ लक्ष्य के साथ हम पहुंचते हैं इस 15 साल के सफर के सबसे नाटकीय मोड़ पर। वो मार्च जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। साल था 1930। तो सवाल फिर से वही था, दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को सिर्फ एक सांकेतिक कदम से कैसे चुनौती दी जा सकती है? और जवाब था, नमक के एक दाने से। गांधी ने अपने अगले बड़े आंदोलन का निशाना बनाया ब्रिटिश नमक कानून को। एक ऐसा कानून जो हर भारतीय पर बोझ था, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। 6 अप्रैल 1930 दांडी के समुद्र तट पर खुद नमक बनाकर गांधी ने ऐलान किया, ये नमक अंग्रेजों की गुलामी को तोड़ेगा। सविनय अवज्ञा का ये एक काम, इसने पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा और सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक छोटे से प्रतीक में कितनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है।